गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो आज हम लोग घटना चक्र के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें हम उसमें जीवाणु के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग जीवाणु के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? जो ड्रग का प्रतिरोध करता है, द प्लाज्मिड दैट इम्पोर्ट्स ड्रग्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है? एफ फैक्टर, टी आई फैक्टर, कॉल फैक्टर, आर फैक्टर। एफ फैक्टर, एफ फॉर फर्टिलिटी फैक्टर से होता है, और टी आई टाइप्लाज्मिड ट्यूबर को प्रेरित करने वाला होता है। कॉल फैक्टर विष को उत्पन्न करने वाला होता है, और आर फैक्टर जो आर होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस, यही होता है रेजिस्टेंस, यही प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला होता है। तो प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाला कौन है? एंटीबायोटिक औषधियों से प्रतिरोधकता प्रदान करने वाला प्लाज्मिड होता है आर फैक्टर। और प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला बाह्य गुणसूत्रीय या बाह्य केंद्रकीय वृत्ताकार डीएनए का अणु होता है। ये ऐसे 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 इनका स्ट्रक्चर होता है। ये उस जीवाणु को विशेष गुण प्रदान करते हैं, और कई तरह के होते हैं जैसे एफ फैक्टर, टी आई फैक्टर, कॉल फैक्टर, आर फैक्टर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर फैक्टर। जब हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो आर फॉर रेजिस्टेंस फैक्टर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टाइप्लाज्मिड पाया जाता है। टाइप्लाज्मिड किस में पाया जाता है? रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, इकोलाई में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए एग्रोबैक्टीरियम। ये इसी के लिए जाना जाता है टाइप्लाज्मिड के लिए। टाइप्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, TI ट्यूमिफेसियंस इसी से नाम भी है, में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो वेक्टर के रूप में किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसमें प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने व उसके जीनोम से जुड़कर डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। अतः इस बैक्टीरिया को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहा जाता है। किसको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक जीन इंजीनियर कहा जाता है। और ये क्या करता है? इस प्लाज्मिड का उपयोग किस लिए किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस प्लाज्मिड का, TI प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, और यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड हैं, प्लाज्मिड्स आर नए प्रकार के सूक्ष्मजीव, जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ, विषाणु के प्रकार। न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरिया, जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस। तो इसका ऑप्शन है सेकेंड वाला। जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इनका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। किसका वेक्टर के रूप में? प्लाज्मिड का। और ये क्या होते हैं? सर्कुलर, ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं कौन? प्लाज्मिड। तो जीवाणुओं में पाए जाने वाला गुणसूत्रों के अतिरिक्त जेनेटिक पदार्थ, ये है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड 4 तरह के होते हैं, ये हमने देखा। कौन कौन से प्लाज्मिड थे? एफ फैक्टर, TI प्लाज्मिड, कॉल फैक्टर, आर फैक्टर, ये 4 तरह के पाए जाते हैं। जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवांशिक
तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक इज कॉल्ड। तो क्या होगा ऑप्शन? प्लाज्मिड, पाइलस, एपिसोम, न्यूक्लियोइड्स। तो इसका आंसर भी क्या है? प्लाज्मिड ही है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। मतलब वही बात हुई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग। तो कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है? एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, ट्राइपेन ब्लू। तो इसका ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट। ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 चरणों में क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आयोडीन सॉल्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है ग्राम स्टेनिंग के लिए। इससे पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, तो उनकी स्टेनिंग की जाती है। एक छोर पर कशाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है मोनोट्राइकस। क्या होता है? जब एक सिरे पर, मोनो का मतलब एक ही फ्लैजिला हो, तब हो गया मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफो का मतलब होता है गुच्छा। जब दोनों सिरों पर ढेर सारे गुच्छे हों फ्लैजिला के, तब ये हो गया लोफो। और सिफेलो हो गया सिफेलो, जब एक सिरे पर फ्लैजिले का गुच्छा हो। जब एक ही सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा हो तब सिफेलो हो गया। जब दोनों पर हो तो लोफो हो गया। जब एक सिरे पर हो, एक फ्लैजिला हो, तो मोनोट्राइकस हो गया। एम्फीट्राइकस, जब दोनों सिरे पर खाली क्या हो? एक फ्लैजिला हो। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, और ट्राइकस दोनों सिरों पर फ्लैजिला हो लेकिन एक हो। ठीक। मोनो, एक सिरे पर एक फ्लैजिला। पेरी, पूरी बॉडी। पेरी का मतलब पेरिफेरल से लिया गया, पूरे चारों तरफ। तो अगर पूरी बॉडी पर हो फ्लैजिला तो उसको कहते हैं पेरीट्राइकस। तो इसका उत्तर हो सकता है सिफेलोट्राइकस, क्योंकि इसका मतलब होता है एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा। एक छोर पर कशाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। और लोफो में हमने देखा था दोनों सिरों पर गुच्छा, और एम्फी में देखा था कि दोनों सिरों पर है लेकिन एक। तो इसका आंसर है एक सिरे पर जब गुच्छा हो ढेर सारा, तो मतलब गुच्छा हो फ्लैजिला का, तब होता है सिफेलो। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सिफेलो, लेकिन इसका जो आंसर है वो दिया गया है बी, लोफोट्राइकस, जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा सिफेलो। दिया नहीं गया है इसलिए लोफो लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों सिरों पर फ्लैजिला का गुच्छा है। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं क्या कहलाता है? क्या कहा जा रहा है? जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं। ये देखिए, एक सिरे पर गुच्छा का होना चाहिए। पिछला क्वेश्चन भी यही था कि एक सिरे पर गुच्छा, तो उसमें सिफेलोट्राइकस का ऑप्शन नहीं दिया गया था, लोफो का दिया गया था। जबकि लोफो का होता है दोनों सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा जब दोनों सिरे पर रहता है तब इसको कहते हैं लोफो। और सिफेलो एक सिरे पर। ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और एम्फी दोनों सिरे पर है लेकिन एक, और पेरी पूरी बॉडी में हो। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सिफेलोट्राइकस। ओके। किसी जीवाणु के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल क्रम होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या क्रम होता है? 9+1, 9+0, 9+2, 8+2। तो ये सबको पता है 9+0। अगर बैक्टीरिया
जीवाणु के फ्लैजेला की बात हो रही है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम देखा जा रहा है, तो 9+0। और यूकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स का है, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का है। और यूकैरियोट्स में कितना होता है यूकैरियोट्स में होता है 9+2। और बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में 9+0 फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्रम होता है। मतलब इसका ये होता है कि 9 जो होते हैं सूत्र, 9 वो किनारे पर होंगे, ऐसे 2 2 4 2 6, 9 किनारे पर होंगे और 2 बीच में होंगे डबलेट। और उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया में 9 तो किनारे पर होंगे लेकिन बीच में नहीं रहते। ठीक। दूध से दही किसके द्वारा बनाया जाता है? दूध से दही उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम पूछा गया है। मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड। किससे चेंज होता है कर्ड में? एस्टोबैक्टर स्टाई, जेंथोमेनास सिट्राई, बैसिलस मेगाथीरियम। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि एसिटोबैक्टर एसिटाई तो है नहीं, लैक्टो का नाम आना चाहिए, ये भी नहीं है, जेंथोमेनास सिट्रस में है सिरका। तो इसका आंसर दूध से दही उत्पन्न करने वाला होता है, इसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की श्रेणी में होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। मतलब लैक्टोज शुगर जो रहता है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया? एंटीबायोटिक शब्द वॉक्समैन ने दिया था। फ्लेमिंग, फुंक, वॉक्समैन, जेनर। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक की खोज किया गया था किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। फ्लेमिंग ने किया था एंटीबायोटिक की खोज की थी और पेनिसिलिन नाम एंटीबायोटिक बनाई थी। पेनिसिलिन बनाया था और एंटीबायोटिक की खोज की थी, लेकिन जो शब्द है वो वॉक्समैन द्वारा दिया गया था। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? Which of these microorganisms play an important role in nitrogen fixation? राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। इनमें से कोई नहीं। लैक्टोबैसिलस का अभी हमने देखा था, ये दूध को दही में चेंज करता है। अभी हमने देखा था कि जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध को दही में चेंज करता है। स्यूडोमोनास तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखें। नेक्स्ट, जेंथोमोनास। राइजोबियम जीवाणु जो होता है लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधों की जड़ होती है, जो जैसे पाइजम सैटाइवम है, तो इनकी जो जड़ होती है वो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेता है। ये जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में भी वास करता है, मतलब जो सॉयल होती है उसमें भी रह सकता है, लेकिन उस अवस्था में यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। मतलब अगर सॉयल में ऐसे है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, लेकिन जब ये जो पाइजम सैटाइवम है या सीजर जो चना है, उन सब की जड़ों में, जो लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में अगर ये रहता है तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन? राइजोबियम। जेंथोमेनास सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। जेंथोमेनास सिट्राई इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। सेब में फायर फ्लाइट रोग है, सिट्रस कैंकर, आलू में विल्ट रोग है, येलो ईयर रॉट ऑफ गेहूँ। तो ये तो नाम से ही पता है कि क्या है, सिट्रस
कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्राइस बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर होता है। सिट्रस कैंकर जो है ये दंडरूपी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है और जब नींबू में होता है थोड़ा सा स्पॉन्जी और ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है। अभी हमने देखा ज़ैंथोमोनास सिट्राइस से होता है ये, तो ये जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, वायरल है, एल्गल डिजीज़ है। अब ज़ैंथोमोनास सिट्राई एक बैक्टीरिया है, तो जाहिर सी बात है कि यह जो है जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? ज़ैंथोमोनास से, ज़ैंथोमोनास सिट्राई से डिस्कस हो चुका है। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वाटिकस इज यूज्ड इन। थर्मस एक्वाटिकस के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पीसीआर में, जीन रिकॉम्बिनेशन में, सेल कल्चर में। तो इसका डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है जो कि थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। ये जो थर्मस एक्वाटिकस है ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर पाए जाने वाला है एल्गी है और इसका यूज होता है किसमें? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्मस एक्वाटिकस एक जीवाणु है, सॉरी हमने एल्गी बोला। थर्मस एक्वाटिकस एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मतलब सरवाइव कर लेने वाला, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये सरवाइव कर जाता है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, नॉट एल्गी, बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, जो कि गर्म गंधक युक्त झरनों, हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है। इसमें उपस्थित होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कार्य करता है। इसका उपयोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। इस प्रक्रिया में अति उच्च तापमान पर डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग अलग करके फिर इनमें 2 नए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देते हैं, जैसे उस खंड की अनेक कॉपियाँ। पीसीआर में तो यही होता है, एक से कई कॉपी बनती चली जाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज ये भी कहाँ पाया जाता है? थर्मस एक्वाटिकस से। और थर्मस एक्वाटिकस क्या है? बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा, थर्मस इसीलिए नाम भी है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर जाता है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। अगला क्वेश्चन, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है? अभी हमने देखा है यह एक बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। यह हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है। जीवाणु से होता है। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु से क्या होता है? बैक्टीरिया काज क्या कर सकता है वो? फूड पॉइजनिंग, डिजीज़ इन प्लांट, डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। क्या बैक्टीरिया से प्लांट में डिजीज़ नहीं होती? ज़ैंथोमोनास सिट्राई वो क्या सिट्रस कैंकर कर रहा है? सिट्रस में कर रहा है। सिट्रस एक प्लांट है। डिजीज़ इन ह्यूमन, ढेर सारे डिजीज़ ह्यूमन में हैं जो कि बैक्टीरियल हैं। और फूड पॉइजनिंग होती है बॉटलिज्म। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, सब कुछ करता है ये, प्लांट में, ह्यूमन में, फूड पॉइजनिंग सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी मतलब सब में होता है। फूड पॉइजनिंग, मनुष्यों में रोग, पौधों में रोग, सब कुछ ये करता है। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म से हो जाता है फूड पॉइजनिंग। और मनुष्यों में क्या होता है? टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी बैक्टीरिया है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, पीलिया, निमोनिया आदि कई रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। पौधों में क्या है? रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर, ये सब क्या है? जीवाणुओं से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? मतलब जो जिसकी कोई आकृति ही नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया का एक है स्ट्रक्चर, जीवाणु का भी है, बैक्टीरियोफेज का तो देखा ही था हमने वायरस वाले केस में। तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, जिसका कोई शेप नहीं होता है।
बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, मतलब बहुत स्पेसिफिक इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, बहुरूपी होते हैं। जैसे ये गोल भी रहेंगे, स्पिंडल भी रहते हैं, ताराकार भी मिल जाएंगे, ताराकार, स्टार शेप्ड, अनियमित कुछ भी आकार का हो जाते हैं, किसी भी आकार का मिल जाते हैं। एक फिक्स स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा का नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? माइकोप्लाज्मा। जीवाणु उपयोगी होते हैं किसमें? जीवाणु उपयोगी होते हैं प्रतिजैविकी बनाने में, सीरम वैक्सीन में, दही बनाने में, उपर्युक्त सभी। इन प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स, इन प्रिपेयरिंग सीरम एंड वैक्सीन, इन प्रिपेयरिंग कर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीवाणु किसके लिए होता है? सब कुछ करता है। सीरम बनाने में, एंटीबायोटिक्स तो दवा, कितनी ज़्यादा दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, दही लैक्टोबैसिलस है तो इसका उपयोग होगा सब में। बहुत ही बेनिफिशियल है, नुकसान करता है लेकिन बेनिफिट भी देता है हमें। जीवाणु होते हैं, जीवाणु उपयोगी होते हैं, ये तो हमने देख लिया। जीवाणु होते हैं। बैक्टीरिया आर क्या? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय जीव, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय, उपर्युक्त सभी। एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरगोविंद खुराना, संश्लेषित जीन का मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, रॉबर्ट कॉच, रक्तवर्ग, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के नियम। तो रॉबर्ट कॉच ब्लड ग्रुप, इसका ऑप्शन होगा। हरविंद खुराना ने ये परख नली में ये डीएनए को क्या किया था? संश्लेषित किया था। वाटसन डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये जो मॉडल है ये वाटसन क्रिक ने दिया था, ग्रेगर जेनेटिक दिया ही था। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था? ये माइक्रोबायोलॉजी, वायरस से संबंधित है। इनके द्वारा हैजा, एंथ्रेक्स, टीबी के जीवाणुओं का गहन अध्ययन किया गया था और 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1905 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये ब्लड ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये इन्होंने हैजा, एंथ्रेक्स, टीबी इन सब के जीवाणुओं का माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, रक्त वर्ग से नहीं। बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? वही रॉबर्ट कॉच, यही होगा। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, टिटनस होता है, साल्मोनेला टाइफाइड होता है, टिटेनी होता है, बॉटुलिज्म। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म। नेक्स्ट, बॉटुलिज्म क्या है? परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जंतुओं का एक रोग है। परजीवी जीवाणु द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग है। क्लॉस्ट्रिडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता होती है, विषाणु द्वारा उत्पन्न पौधों का रोग है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, भोजन विषाक्तता करता है। अगला यही है, बॉटुलिज्म का कारक जीवाणु है, क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, बैसिलस, स्यूडोमोनास, नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम इसका नाम होता है। यह मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी जीवाणु, तो क्या है इसका आंसर? बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होते हैं? मतलब ये है कि प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ हो रही है, जीवाणु से और विषाणु से, है काज्ड बाई प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, गलसुआ
तंद्रिक ज्वर, मम्स तो वायरल है, टाइफस बैक्टीरियल है, तो ये क्रम बिगड़ गया। अमीबियासिस ये प्रोटोजोआ है। पोलियो टिटनेस ये बैक्टीरियल है, जबकि यहाँ विषाणु होना चाहिए। और स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग, और उसके बाद है डिप्थीरिया, रोहिणी क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया, यहाँ पे देखना होगा। एंड यकृत शोथ, हेपेटाइटिस विषाणु से है। हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ भी विषाणु के कारण होता है। और स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। डिप्थीरिया या रोहिणी रोग कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी तो है पित्त ज्वर, येलो फीवर, सिफाइलिस, इन्फ्लुएंजा, तो इसका तो क्रम गलत है। तो क्या होगा, ये होगा स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। और ये डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया किससे होता है, डिप्थीरिया होता है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से, और ये होता है वायरस से। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जीवाणु या विषाणु, इसको कर लिया। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है क्या, विटामिन B12, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन B6। क्या क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त क्या होता है, तो इससे प्राप्त होता है विटामिन B12। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको हम बनाते हैं। विटामिन इंडस्ट्रियल पर उत्पादन प्रोपियोनी बैक्टीरियम से होता है। और विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी इसको बनाया जाता है, लेकिन प्रोपियोनी बैक्टीरिया से भी होता है। अगला क्वेश्चन वही है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। तो जीवाणुओं का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो जीवाणु का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो ऐसे देखते हैं कि ये कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं मीजोसोम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोसोम कहा जाता है। पहले ये था कि ये जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज़फुल होता है। एपिसोम, मीजोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम तो प्रोटीन से है संबंधित। जीवाणु में श्वसन क्रिया मीजोसोम पर होती है, क्योंकि मीजोसोम में इससे संबंधित एंजाइम्स होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है, मतलब फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मीजोसोम। अगला क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड। कहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम है, तो अभी हमने देखा कि जो मीजोसोम है उसमें श्वसन क्रिया हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पाए जा रहे हैं, मीजोसोम में। ओके, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया जो कि धान के खेतों में करता है, तो इसका आंसर होगा आइलोसाइरा। आइलोसाइरा धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि सिलिंड्रोस्पर्मम गन्ने तथा मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सिलिंड्रो गन्ने और मक्के के खेतों में करता है, आइलोसाइरा धान के खेतों में करता है। और नाइट्रोजन नॉस्टॉक भी सजीवी के रूप में एंथोसेरॉस की जड़ों में नाइट्रोजन, और नॉस्टॉक एंथोसेरॉस में करता है, एंथोसेरॉस के जड़ों में करता है। और वैसे धान के खेतों में एजोला भी रहता है, एजोला। हालांकि ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो कौन सा बैक्टीरिया, आइलोसाइरा। क्राउन गॉल डिजीज इज कास्ट। क्राउन गॉल डिजीज कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम, अर्वीनिया, एग्रोबैक्टीरियम, तो इसका आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम। क्राउन गॉल डिजीज कैसे होता है, एग्रोबैक्टीरियम, सेकंड ऑप्शन सही। अगला,
अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कल। थैंक यू एंड जय हिंद।